आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है। तो देखिए, जो भी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर अगर है तो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। फॉर एग्जांपल z है, z अगर एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी कि एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो यानी कि कौन कौन से डेरिवेटिव पॉसिबल है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, और दो ऑर्डर में देखा जाए तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, और एक है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में दो बार। यहाँ पे पहले y के रेस्पेक्ट में करिए, फिर x के रेस्पेक्ट में करिए, और जनरली डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो होता है वो इक्वल होता है डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालिए, जो भी आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। इसका मतलब है पहले x लिखा हुआ है, यानी कि पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर जो आएगा उसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जनरली जो होती है, हमेशा हर केस में नहीं कहते, बट जनरली इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल ही होती है। ठीक है, तो दो ऑर्डर के अगर दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो ये और ये तो एक ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन हो गए, और ये तीनों जो हो गए दो ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल हो गए। ओके, तो जिस इक्वेशन में सिर्फ ये दोनों रहते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर होती हैं, जिनमें इनमें से कोई सा भी एक अगर इंक्लूडेड है तो वो सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी दो ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, दो का है, तो ये भी दो ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि नोटेशंस क्या होते हैं इनके लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, अगर जेड इक्वल टू एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को तो हमने देखा था स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं जो सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि डेल एक्स डेल वाई और फाइनली डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। तो ये वाला जो होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ओके, तो स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, पी और क्यू, ये सब होते हैं आपके ये दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव के, आर का ये, एस का ये, और टी इसके लिए स्टैंड करता है। ओके, तो हम पूरा लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, मान लीजिए दो ऑर्डर की लिख रहे हैं, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, आर प्लस क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब मेन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकती है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसमें स्मॉल आर आएगा और उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, प्लस कैपिटल एस आएगा और स्मॉल एस आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लस फंक्शन ऑफ जिसमें एक्स वाई जेड और पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जहाँ पे हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये स्टैंड करता है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई के, ये स्टैंड करता है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में ये तीनों होंगे, बाकी वन ऑर्डर के डेरिवेटिव भी आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, स्पेशली इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। अब अगर थ्री वेरिएबल होते हैं तो थ्री वेरिएबल के केस में क्या होगा, अगर z जो है वो x y
के साथ साथ डब्ल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कौन कौन से डेरिवेटिव आ जाएंगे? एक ऑर्डर की डेरिवेटिव की बात करें तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई और डेल जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू। दो ऑर्डर में देखिए डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू का स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई डेल डब्ल्यू, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये सब जो है वो आ जाएंगे आपके, अगर आपके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो तीनों के जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सब के अकॉर्डिंग ये सारे डेरिवेटिव इसके पॉसिबल डेरिवेटिव हैं। ठीक है, अच्छा एक और नोटेशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये है तो इसको हम, अब इसमें तो आर एस टी होता है बट तीन के लिए ऐसा कोई केस नहीं होता है। तो अगर तीन डेरिवेटिव, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो आप इसको जेड बेस पे एक्स एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसको भी आप जेड एक्स वाई लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है। इसको आप लिख सकते हैं जेड वाई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आप इस तरह के भी कोफिशिएंट बना सकते हैं। इसको जेड वाई डब्ल्यू लिख लीजिए, इसको जेड एक्स डब्ल्यू लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपको दो वेरिएबल्स में और तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब कोई भी इक्वेशन जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमने अभी देखा कि उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो तीन तरह की क्लासिफिकेशन होगी, या तो ये जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन या तो हाइपरबोलिक होंगी या फिर इलिप्टिक होंगे या फिर पैराबोलिक होंगे। ये तीन ही कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस का? हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक। तो अब दोनों केस देख लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं तो कैसे निकालेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कैटेगरी में है या कौन सी कैटेगरी में है, और फिर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दो के लिए देख लेते हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमने अभी देखा अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा जाता है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो इस फॉर्म की हो जाएगी, एस एस प्लस टी इंटू टी प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0 का। और जो आर एस टी किसको डिनोट करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहला केस, अगर ये जो है वो पैराबोलिक है, दूसरा केस हाइपरबोलिक है, और तीसरा केस हो गया आपका इलिप्टिक है। तो अगर पहले केस के हिसाब से देखिए, पैराबोलिक के लिए आपको देखो क्या करना होता है। आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT से। याद रखिएगा ये RST कैपिटल है, जो कि ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इनके कोफिशिएंट्स में हैं जो, तो ये कैपिटल वाले हैं। एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना है आपको। ओके, अब पैराबोलिक वाले केस में इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। एस स्क्वायर माइनस 4RT, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक में आएगा, और एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो आपका ये इलिप्टिक बनेगा। ठीक है, तो जो भी एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई की ही वैल्यू यहाँ पे आपको देखनी है, यानी कि जिस भी एक्स वाई की वैल्यू के लिए ये कंडीशन है तो पैराबोलिक, ये कंडीशन है जिसके लिए उसमें उस केस के लिए हाइपरबोलिक, और इस केस के लिए इलिप्टिक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है और आपको पूछा जा रहा है ये कौन से कैटेगरी का है, जैसे कि डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमने कहा था इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको टी से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू टी हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करिए, आर का जो कोफिशिएंट है कैपिटल आर वो कितने के बराबर है 1। अब एस तो है नहीं तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और टी का जो कोफिशिएंट है यानी कि कैपिटल टी जो है वो आपका इक्वल है आप -1 के। कंपेयर कर लिया। अब आपको क्या निकालना होगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT, यानी कि 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, यानी कि प्लस का 4 0 से बड़ा होता है। तो कौन से केस में पड़ा, हाइपरबोलिक, यानी कि किस टाइप की इक्वेशन हो गई, हाइपरबोलिक टाइप की इक्वेशंस हो गई। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में गिवन है,
डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो ये आप देख सकते हैं आर हो गया, ये तो आपका क्यू हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। बट आपको कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए होती है जो कि 1 हो गया, कैपिटल एस की वैल्यू चाहिए होती है जो कि 0 हो गया, कैपिटल टी की वैल्यू भी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पास स्मॉल एस और स्मॉल टी के कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इससे तो आपको कोई वैसे भी लेना देना नहीं होता। तो कंपेयर करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस 4RT, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0 यानी कि 0। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0, यानी कि ये कौन सा केस हो गया? ये पैराबोलिक का केस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर से चेंज करते हैं, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल टी हो गया इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, कैपिटल आर इसका कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, कैपिटल एस है नहीं, कैपिटल एस किसका कोफिशिएंट होता है? डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई का। तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। टी का कोफिशिएंट कैपिटल टी होता है जो कि 1 है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -4। तो ये लेस देन 0 हो गया। तो जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है तो कौन सा केस होता है? इलिप्टिक केस होता है। अब और केस ले लेते हैं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन वाले थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। एक्स वाई आर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एस माइनस एक्स वाई टी प्लस पी वाई माइनस क्यू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वाला केस है तो इसमें देखिए आप निकालिए, कैपिटल आर का कोफिशिएंट एक्स वाई है यानी कि x इंटू वाई, कैपिटल एस का कोफिशिएंट यानी कि ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैपिटल टी इज इक्वल टू टी का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का x इंटू वाई। तो निकाल लीजिए एक्स एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनेगा, -4। आर की वैल्यू है एक्स वाई, टी की वैल्यू है माइनस एक्स वाई। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का आप x कुछ भी लगाइए y कुछ भी लगाइए, उनको ऐड वगैरह करने के बाद फाइनली आपको करना है स्क्वायर ही, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। फॉर एवरी x कॉमा वाई, एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लगाइए। तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इन सब से कोई हमको मतलब ही नहीं था, क्योंकि आर एस और टी सिर्फ ये 3 यूज़ होते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमको पता चल गई है कि ये हाइपरबोलिक टाइप में आती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, एक्स डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक का है या क्या क्लासिफिकेशन में आता है। तो आप देख सकते हैं एक्स, ये आपका किसकी वैल्यू है? आर एस टी, टी को डिनोट करता है, प्लस डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका डिनोट करेगा इस केस में एक्स, ये स्मॉल आर हो गया, फिर ये डिनोट करेगा आपको टी को इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स, कैपिटल एस इज इक्वल टू 0, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1। एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालिए, कितना हो जाएगा? 0 माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि -4x। अब देखिए इसमें कई कैटेगराइजेशन है। ठीक है, आपका अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 के लिए ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो उस केस में ये बन जाएगा आपके पास पैराबोलिक। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, यानी पॉजिटिव रखेंगे आप x की वैल्यू 1 2 3 4, तो उस केस में क्या आएगा? उस केस में इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी। ये 3 रखेंगे तो माइनस का बनेगा ना, तो लेस देन 0 आएगा, यानी कि उस केस में ये क्या बन जाएगा? आपका इलिप्टिक। अगर चौथे केस में नेक्स्ट केस में अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, यानी कि -2 -3, तो उस केस में क्या बन जाएगा? ये ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब उस केस में क्या बन जाएगा? हाइपरबोलिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जैसे कि आपको यही क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि किस
रेंज के लिए ये हाइपरबोलिक होगा। तो आपने देखा एस स्क्वायर माइनस 4RT देखे आपने, और इसके 3 केस देखे, ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो आपने देखा अगर ग्रेटर देन 0 जो आपकी इसकी वैल्यू आ रही है एस स्क्वायर माइनस 4RT की, माइनस 4x आ रही है। तो अगर ग्रेटर देन 0 के लिए x को लेस देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 के लिए, और लेस देन 0 होगा जब ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, और x की अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तब ये नेगेटिव बनेगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक कब होगी, तो आप लिखेंगे सीधे सीधे जब x इक्वल टू 0 होगा। ये हाइपरबोलिक कब होगी, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि जब ये जो x की वैल्यू जिस भी केस के लिए लेस देन 0 है उस केस में ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, और इलिप्टिक के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सेकेंड ऑर्डर में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले के लिए जो क्लासिफिकेशन है पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक का, वो क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम वो देखेंगे।